सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यानों में हमने अल्कोहलों और फिनॉलों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं ईथर्स। मूलतः जो ईथर हैं ये ऑक्सीजन लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए एल्किल समूहों वाले यौगिक हैं। सामान्यतया ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो ROR होता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब ईथर का वर्गीकरण देखते हैं। पहला है सरल या सममित ईथर। इसमें ऑक्सीजन की दोनों तरफ समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जैसे CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर, C2H5O डाईएथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 समूह और डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन की दोनों तरफ C2H5 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये C2H5 जुड़ा है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। दूसरा है मिश्रित या असम्मित ईथर। इसमें ऑक्सीजन की दोनों तरफ असमान समूह, जैसे एथिल मेथिल ईथर है, एक तरफ मेथिल समूह है, एक तरफ एथिल समूह है। या मेथिल प्रोपिल ईथर, एक तरफ मेथिल समूह है और एक तरफ 3 कार्बन का समूह है, प्रोपिल है। या मेथिल फेनिल ईथर, एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ C6H5 जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो ईथर होते हैं इनको कहते हैं मिश्रित या असम्मित ईथर। अगले हैं एरोमेटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर्स। एलिफैटिक ईथर्स में जो R या R' एल्किल समूह हैं ये समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के एलिफैटिक समूह हो सकते हैं। आप देखिए इसमें CH3 लगा हुआ है, इसमें CH3 और C2H5 लगा हुआ है, इसमें C2H5 और C2H5, यानी एल्किल समूह जो है एलिफैटिक है। एरोमेटिक ईथर में ऐसे ईथर जिनमें एक या दोनों समूह एरिल अथवा न्यूनतम एक समूह एरिल होता है, उसे एरोमेटिक ईथर्स कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरिल समूह है और ये एल्किल समूह है, नाम है मेथिल फेनिल ईथर। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे C6H5 है और यहाँ पे C2H5 है, CH2CH3 है। या यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों के दोनों फेनिल समूह हैं। तो ये पूरे के पूरे कहलाएंगे एरोमेटिक ईथर्स। इन एरोमेटिक ईथर्स में एक या दोनों समूह एरिल हो सकते हैं। अब आते हैं इनके नामकरण पे। नामकरण की जो सामान्य पद्धति है, इसमें ईथर का नाम लिखने के लिए एल्किल या एरिल समूह जो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं उनके नाम वर्णमाला के क्रम में लिखकर उसके साथ ईथर शब्द लगा देते हैं। अगर दोनों समान समूह हैं एल्किल या एरिल तो उनके पहले डाई लगा लेते हैं। ईथर को 2 या 3 पृथक शब्दों में लिखा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है एथिल मेथिल ईथर, दूसरा एथिल प्रोपिल ईथर, तीसरा आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, चौथा डाईमेथिल ईथर,
पांचवा डाईएथिल ईथर और छठा डाईफेनिल ईथर। इनके विशिष्ट नाम से भी इनको जानते हैं आप। देखिए एनिसोल मेथिल फेनिल ईथर का नाम है एनिसोल, या फेनिटोल एथिल मेथिल ईथर का, एथिल फेनिल ईथर का नाम है फेनिटोल। तो ये नामकरण की सामान्य पद्धति है और इस सामान्य पद्धति में इनको इनसे जुड़े हुए एल्किल समूहों के नाम के आधार पर नाम देते हैं, या विशिष्ट नाम जैसे एनिसोल और फेनिटोल है इसके अनुसार इसका नामकरण करते हैं। अब IUPAC पद्धति देखते हैं। ईथर की जो IUPAC पद्धति नाम लिखने की है, इनमें पैतृक एल्केन का एल्कॉक्सी भी उत्पन्न है ये, इसलिए इसका नाम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिया जाता है। ऑक्सीजन से पहले जुड़ा हुआ समूह ऑक्सीजन को जोड़कर ये एल्कॉक्सी होता है और बाद में एल्केन लिख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहले वाले में यहाँ देखिए, यहाँ से इसको जोड़ करके मेथॉक्सी बन गया और ये मेथेन हो गया। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक मेथॉक्सी और ये एथेन हो गया। यहाँ से यहाँ तक मेथॉक्सी हुआ, ये प्रोपेन हो गया। ऐसे ही इसमें आप देखें अगर, तो यहाँ तक मेथॉक्सी है और ये कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है प्रोपेन के, इसलिए इसको लिख रहे हैं 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे दोनों तरफ 2-2 है, इसलिए एथॉक्सी एथेन हो गया। आगे वाले में देखो, यह भी एक ब्रांच्ड है। इसमें क्या है, ये 5 कार्बन का एल्केन है जिसमें कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है ये एथॉक्सी समूह, इसलिए नाम हो गया इसका 2 एथॉक्सी पेंटेन। नीचे हमें इसमें यहाँ पे देखो, इसका नाम 2 मेथॉक्सी 2 प्रोपेन हो गया। ये 2 एथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। यहाँ पर 2 क्लोरो 2 एथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पर 2 से जुड़ा हुआ है 2 क्लोरो हो गया, और इसके बाद 2 पर एथॉक्सी जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन हुआ। ऐसे ही इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 एथॉक्सी, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 एथॉक्सी पेंटेन हो गया ये, और 2 आल, 2 पर आल लगा हुआ है। ये एथॉक्सी है और ये पेंटेन है, तो 4 एथॉक्सी पेंटेन हो गया। पेंटेन 2 आल, 2 पर OH है। यहाँ पे देखो 1,2 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन, 1,2 है, इस पे देखो यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। 1 से लगा हुआ है 1 मेथॉक्सी और 3 से लगा हुआ है दूसरा मेथॉक्सी, इसलिए नाम हो गया 1,3 डाईमेथॉक्सी प्रोपेन। अगला देखते हैं, 1 एथॉक्सी 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 एथॉक्सी है। देखो यहाँ से ये 1 पर ये एथॉक्सी लगा हुआ है, पेन से दिखाते हैं। कार्बन नंबर 1 से ये एथॉक्सी लगा हुआ है और कार्बन नंबर 1 से ही ये मेथॉक्सी भी लगा हुआ है। अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए 1 एथॉक्सी 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया ये। अब इनमें समावयवता देखते हैं। ईथर में मूलतः 2 प्रकार की समावयवता होती है। पहली है क्रियात्मक और दूसरी है मध्यावयवता। क्रियात्मक समावयवता में इनके क्रियात्मक समूह ही बदल जाते हैं।
जैसे पहला है अणुसूत्र है C2H6O, इसका ईथर बनता है CH3OCH3 और इसका जो आइसोमर है वो अल्कोहल होता है CH3CH2OH। दूसरा है C3H8O में CH3OCH2CH3 एथिल मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन, और दूसरा है एन प्रोपिल अल्कोहल, यानी एक अल्कोहल है दूसरा इथेन है, ईथर है। C7H8O में भी आप देख सकते हैं मेथिल फेनिल ईथर बन रहा है और बेंजिल अल्कोहल बन रहा है C6H5CH2OH। इसमें भी एक अल्कोहल और एक ईथर। क्रियात्मक समूह पूर्णतया परिवर्तित है, इसलिए यह समावयवता क्रियात्मक कहलाएगी। अब दूसरा देखते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता केवल उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्रियात्मक समूह मध्य में है और उससे जुड़े हुए दोनों तरफ के समूह अपनी अदला बदली करते हैं। इसमें आप देखो दोनों तरफ दो दो कार्बन है, एथॉक्सी एथेन है। यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन बाएं से दाहिने चला गया तो ये हो गया मेथिल प्रोपिल ईथर या मेथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ एक हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे आप देखो एथिल फेनिल ईथर है या दूसरी तरफ देखेंगे तो इसमें बेंजिल हो गया, एक यहाँ से CH2 इधर की तरफ चला गया और ये एथिल ईथर की जगह मेथिल ईथर हो गया। तो क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जुड़े हुए जो समूह हैं वो अपनी अदला बदली के द्वारा जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं उसको कहते हैं मध्यावयवता। अब आते हैं ईथर के निर्माण की विधियां। पहली हेलोएल्केन द्वारा। हेलोएल्केन एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करा के ईथर बनाते हैं। आप देखो इसमें यह है एल्किल हैलाइड का एल्कोक्साइड RONA। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से होती है तो NaX बाहर आता है और ईथर बनता है। जैसे आप यहाँ देखो सोडियम मेथॉक्साइड है, मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया इसकी हो रही है, डाई मेथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है। सोडियम एथॉक्साइड है, एथिल ब्रोमाइड से क्रिया हो रही है, बन रहा है डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम फिनॉक्साइड है, मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया हो रही है, ये मेथिल फेनिल ईथर बन रहा है और सोडियम ब्रोमाइड बन रही है। मूलतः अभिक्रिया में जो प्रयुक्त सोडियम एल्कोक्साइड है इसका निर्माण R समूह युक्त अल्कोहल पर सोडियम की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का एल्कोक्साइड समूह के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग सरल अथवा मिश्रित दोनों ही प्रकार के ईथर बनाने में करते हैं। विलियमसन संश्लेषण इसका नाम है। इसमें एल्कोक्साइड आयन प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर SN2 आक्रमण करता है, मतलब यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमालिकुलर है या बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें एल्कोक्साइड और एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड, ये दोनों एक साथ क्रिया करते हैं। बाई स्टेप इसका रेट डिटर्मिनेशन होता है और उस दशा में ये बनता है ईथर।
हेलोएल्केन को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, हेलोएल्केन शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर देती है। आप यहाँ देखो, हेलोएल्केन मतलब आयोडोएथेन, एथिल आयोडाइड, इसके दो अणु नम सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O के साथ क्रिया करते हैं तो बनती है एथॉक्सी एथेन और सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल आती है। इसके बाद आते हैं एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। जब किसी एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 413 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं ROH plus HOR is heated in the presence of H2SO4, it forms ether यानी ROR plus H2O। एथिल अल्कोहल के दो अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकृत होते हैं, मतलब जल का अणु बाहर आता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं का बाहर आना। ये निर्जलीकरण में CH3CH2OH प्लस HOCH2CH3 इज इक्वल टू सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 413 डिग्री केल्विन की उपस्थिति में बनता है CH3CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर। अब इसकी अन्य विधियों में उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण है। उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण में एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ईथर का निर्माण किसी एल्कोहल की वाष्प को 529 डिग्री ताप पर एल्यूमिना उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं CH3CH2OH प्लस HOCH2CH3 इसको एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित कर रहा है तो डाईएथिल ईथर बन रहा है। यहाँ पे एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ईथर निर्माण की विधि मिश्रित ईथर के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त इस विधि में अभिक्रिया के ताप पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखना आवश्यक है। अतः यह विधि केवल उद्योगों के लिए ही उपयुक्त है, प्रयोगशाला के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अगला है एल्कोहल पर डाईएजोमेथेन की क्रिया द्वारा। एल्कोहल तथा डाईएजोमेथेन की क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल यानी HBF4 की उपस्थिति में कराकर एथिल ईथर बनाते हैं। आप यहाँ देखो CH3CH2OH प्लस CH2N2 डाईएजोमीथेन कहते हैं इसको गर्म करते हैं तो बनती है CH3CH2O CH3 प्लस N2 बाहर आती है। वैसे ही एक और विधि है निम्न हैलोजनीकृत ईथर से। निम्न हैलोजनीकृत ईथर की क्रिया उपर्युक्त ग्रेगनार्ड अभिकर्मकों से कराकर उच्च ईथर का निर्माण कर सकते हैं, जैसे CH3O CH2Cl प्लस BrMg C2H5 बनता है CH3O CH2 C2H5 प्लस MgClBr, या CH3O CH2Cl प्लस BrMg CH2CH3 बनती है CH3O CH2 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 CH3 प्लस MgClBr। यह निम्न ईथर को उच्च ईथर में परिवर्तन करने की अच्छी विधि है। अब हम देखते हैं कुछ इसके भौतिक गुण। पहला है भौतिक अवस्था, रंग तथा गंध। डाई एथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर सामान्य ताप पर गैस हैं, जबकि अन्य ईथर रंगहीन द्रव हैं और इनमें विशिष्ट गंध रहती है। इसके बाद घनत्व देखते हैं। ईथर के घनत्व प्रायः उनके अणुभारों की वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। सभी ईथरों के घनत्व 1 से कम होते हैं, अर्थात ये सभी के सभी जल से हल्के होते हैं।
अब क्रियात्मक समूह की संरचना एवं ध्रुवीय लक्षण। ईथर में ऑक्सीजन sp3 संकरित है। ऑक्सीजन के 2 sp3 संकरित ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तथा एल्किल समूह के अर्धपूर्ण ऑर्बिटल से अतिव्यापन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये sp3 संकरण है, 2 जगह लोन पेयर हो गया, 2 जगह एल्किल समूह लग गया। इसमें इनकी बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होती है। दोनों में भी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ऊपर की तरफ होता है जहाँ पे लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणीयता कार्बन से अधिक है, इसलिए ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन बंध अल्प ध्रुवीय होता है। बंध कोण 110 डिग्री बता दिया। द्विध्रुव आघूर्ण इसका 1.15 से 1.3 डेबाई के करीब होता है। शुद्ध डाई एथिल ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 होता है। हाइड्रोजन बंधता नहीं होती है, चूंकि इसमें OH बंध नहीं पाया जाता है इसलिए हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। क्वथनांक। ईथर के क्वथनांक समावयवी एल्कोहलों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ईथरों में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, जिसके अभाव में ईथर के अणु एक साथ संयोजित नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन बंध की अल्प ध्रुवीयता भी अणुओं को परस्पर संयोजित होने से रोकती है। चूंकि द्विध्रुव आकर्षण अत्यंत दुर्बल है, इस कारण ईथर के क्वथनांक अपने संगत एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं। इनके क्वथनांक एल्केनों के निकट होते हैं। विलेयता। ईथर जल में कम विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में विलेय है। ईथर की जल में विलेयता अणुभार में वृद्धि के साथ घटती है। जल में निम्न ईथर की अपेक्षाकृत उच्च विलेयताओं का कारण जल अणु व ईथर के मध्य निर्मित ऑक्सीजन हाइड्रोजन दुर्बल बंध है। तो ये थे ईथरों के भौतिक गुण। अब ईथरों के रासायनिक गुणों को अगले दिन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।